वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी प्रेजेंट होते चलेंगे और हम लोग फिर क्लास करते हैं कंटिन्यू। आपकी करंट अफेयर की क्लास नंबर 67। सब बच्चे वीडियो को लाइक सब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि हम लोग कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे डियर चाइल्ड। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कहता है विश्व पाई दिवस या मैं कहता हूं गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो पाई पर कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं? पाई के ऊपर। पाई, ये आप लोगों ने देखा होगा जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तब आप कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो सवाल ये आया कि पाई की खोज किसने की? पाई की खोज किसने की? तो अगर पाई की बात करें तो प्राचीन भारत में इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट द्वारा की गई थी पाई की खोज। अगर आधुनिक विश्व की बात करें तो आधुनिक युग में इसकी खोज किसने की? पाई का मान किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया। विलियम जोन्स द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? पाई का मान विलियम जोन्स द्वारा बताया गया। अब पाई का मान 22/7 होता क्या है? यहाँ 22 क्या होता है और 7 क्या होता है? एक्चुअली में आप लोग देखते होंगे कि पाई का जो प्रयोग होता है वो अंकगणित में वृत्त के क्षेत्रफल में होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में होता है या उसकी परिधि निकालने में पाई का प्रयोग होता है। तो पाई का मान 22/7 होने के पीछे क्या है? यहां आप लोग नई बात आप जान रहे होंगे, आप में से कई सारे स्टूडेंट, व्यास और परिधि का अनुपात होता है। यह है व्यास और परिधि का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? व्यास और परिधि का अनुपात होता है। यानी कि जिस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर होगी उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर होगी बात? तो यहां विश्व पाई दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे बच्चे? 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, चीजों को समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, कहता नदियों एवं बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? नदियों एवं बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपकी स्क्रीन पर सवाल है। कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन है फॉर रिवर्स। ठीक, तो ये भी इसका आंसर भी क्या आता है? 14 मार्च ही आता है। कब आता है? 14 मार्च को ही। 14 मार्च को नदियों एवं बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। अब मुद्दा ये आया, एक लाइन है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप यहां नोट कर लीजिए। क्या? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नदी बांध कारखानों को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की संज्ञा दी थी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्या किसने कहा कि नदी, बांध और कारखाने हम लोगों के गिरजाघर है, आपके मंदिर है, मस्जिद है? तो किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नदी दिवस और बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया में सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहां की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। सवाल है,
कहता है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। तो इस सवाल का आंसर तो आता है जामनगर गुजरात। क्या आता है? जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में कहाँ की जाती है? जामनगर गुजरात में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब यहां जरा थोड़ा सा हम लोग चर्चाएं करें। अगर जामनगर गुजरात की बात करें, इस पे WHO पे अगर चर्चा करें, मैं कई सारी टाइम आपको बता चुका हूं। तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्लियर? इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। किसका? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। क्लियर? यहां अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करें तो ट्रेडोस कौन? ट्रेडोस अधनोम इसके अध्यक्ष हैं। अब इससे कुछ चीजें मैं बताता हूं। भारत में 2 बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं। एक तो हुई है आपकी चेचक और दूसरा आपका पोलियो। दूसरा आपका हुआ बीमारी पोलियो। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत को चेचक विहीन WHO द्वारा कब घोषित किया गया? तो WHO द्वारा चेचक विहीन भारत को 1977 में घोषित कर दिया गया था, जबकि पोलियो विहीन भारत को 2014 में घोषित किया गया। दक्षिण एशिया, भारत नहीं, दक्षिण एशिया को 2014 में क्या कर दिया गया था? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। यस डियर चाइल्ड, कहता है फ्री टू डायरेक्ट होम DTH प्लेटफॉर्म से प्रसारणकर्ताओं ने 4 चैनलों को कब से हटाने का फैसला लिया है? देखो ध्यान से समझना। एक आपने लोगों ने DTH नाम सुना होगा। DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। यहां फ्री चैनल कुछ उस पर दिखाए जाते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन अभी DD जो फ्री डिश है उससे कुछ चैनल हटा दिए गए। तो उनको हटाने की तारीख तय कर दी कि 1 अप्रैल 2022 से उन सभी चैनलों को हटा दिया जाएगा। तो कितने चैनल हैं? 4 चैनल हैं। नंबर 1 स्टार उत्सव, जिनको अभी तक क्या दिखाया जाता था? फ्री में दिखाया जाता था। स्टार उत्सव है। जी अनमोल है, जी अनमोल, कलर रिश्ते, जी अनमोल, कलर रिश्ते एंड सोनीपल। इन 4 चैनलों को फ्री की डिश से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। डियर चाइल्ड, कहता है हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो सवाल में पहला ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, नहीं है, खिलाड़ी है। विराट कोहली भी खिलाड़ी है, इरफान पठान भी खिलाड़ी है। तो किसको हटा दिया गया या किसने संन्यास ले लिया है? तो श्री संत द्वारा संन्यास ले लिया गया है। किसके द्वारा? श्री संत द्वारा संन्यास ले लिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं, जरा ध्यान से समझेंगे। यस डियर चाइल्ड, कहता है कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में क्रिकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रही? संयुक्त रूप से का मतलब 2 खिलाड़ी एक ही स्थान पर पहुंच गए होंगे। कहता है कि बताइए कौन सी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो भारत की कौन सी बॉलर है उसका बात चल रही है। एक तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी लिन पुलस्टन, लेकिन अभी भारत की क्रिकेटर ने 30 मैचों में 39 विकेट लिए हैं। तो यह 39 वर्षीय महिला है या 39 वर्षीय क्रिकेटर है। कौन है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी
झूलन गोस्वामी वो क्रिकेटर है जिसने वर्ल्ड में सबसे अधिक क्रिकेट विकेट ले लिए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस डियर चाइल्ड, टीकाकरण, अगला सवाल आया टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया। ये सबसे पहला सवाल आया कि ये जो मिशन इंद्रधनुष है, आपको ये पता होना चाहिए इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है। इंद्रधनुष मिशन कौन सा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। ठीक, ये टीकाकरण अभियान है जो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसी प्रकार से जिन लोगों के टीके छूट गए हैं बीच में, जिन बच्चों के या गर्भवती महिलाओं के, तो उनके लिए एक योजना चलाई जिसका नाम रखा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, इस मिशन इंद्रधनुष के द्वारा ही क्या किया जाता है बच्चा लोग, में सभी प्रकार के टीके जो बच्चे छूट गए थे बिना किसी टीके के, तो उनको ये टीके दिए जा रहे हैं। 7 टीकों का एक संरक्षण है, ये 7 टीकों का कॉकटेल है, 7 टीके इसमें मिले हुए हैं। और ये प्रारंभ कब किया गया, 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये खिलाड़ी है मोंडा डुप्लांटिस। मोंडा डुप्लांटिस, इसका आंसर क्या जाता है डी। अगला सवाल लेके आते हैं, याद कर लेना इस सवाल को। अगला सवाल 2 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दलित बंधु योजना, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दलित बंधु योजना की प्रारंभ किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें दलित बंधु योजना प्रारंभ की गई है, तो आप समझ लीजिए 4 ऑप्शन है, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल। तो माय डियर चाइल्ड, इस सवाल का आंसर आता है तेलंगाना। इस सवाल का आंसर क्या है, तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। ये भारत का 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। हालांकि उसके बाद में जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था, उसका दर्जा खत्म कर दिया गया, तो ये 29वीं की जगह कितने बार रह गया होगा, 28वां राज्य रह गया होगा। तो 29वां राज्य था जिसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था। जिसका गठन क्या हुआ था, 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। बच्चे यहां आप लोगों को एक बात समझनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भाषा के आधार पर गठन न होने वाला पहला राज्य, ये अलग आज आपको मैंने बताई, पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक, बाकी सभी राज्यों का गठन जो है किसके आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। अब बात करते हैं दलित बंधु योजना। दलित बंधु योजना क्या है, इसको प्रारंभ किया, कल्याणकारी योजना है। कैसी योजना है, कल्याणकारी योजना है। इसको 2021 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। 10 नंबर कहता है भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी कि वहां केवल महिलाएं ही सारा काम देख रेख करेंगी। तो पूछ रहा है कि भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया। हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, पटना बिहार में किया गया, कोहिमा नागालैंड में किया गया, या आपका आंसर आता है आइजोल मिजोरम में किया गया। तो ये 4 ऑप्शन है। तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। इस सवाल का जवाब है हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद। अब आप लोग एक बात बताता हूं, हैदराबाद को का अन्य नाम क्या है, यानी कि हैदराबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है, साइबराबाद। हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। अब मुद्दा यह आया कि भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, मैंने बताया आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है नहीं, इस औद्योगिक पार्क का नाम है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की
लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो यहाँ ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। वहाँ के जो राज्य मंत्री है, तेलंगाना के राज्य मंत्री है टी रामाराव, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर। कहता है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सवाल आया आपकी स्क्रीन पर, कहता है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सवाल है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से इस सवाल को भी समझेंगे। जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते चलिए। अच्छे समझदार बच्चे हैं, ध्यानपूर्वक तरीके से चीज़ों को नोट करेंगे। कहता है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाएगा। ये तो हमने किसकी बात कर दी? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात कर दी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन कब हुआ? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आया। बताइए भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन होता है 1988 में। अब इसका जो चीफ होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का चीफ होता है। ये सबसे पहली बात तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कैसा है? यह जो है एक अर्ध न्यायिक आयोग होता है। ये क्या होता है? यह एक अर्ध न्यायिक आयोग होता है। कौन सा आयोग होता है? अर्ध न्यायिक आयोग होता है। और आपको बताऊं, इसका जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर जज, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक, ये निर्णय कर सकता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? या तो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर वर्तमान में जज होगा, या फिर कौन हो सकता है? जो रिटायर जज है उसको इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन। यस, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? डियर चाइल्ड, कहता है खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या चंडीगढ़, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम? तो सारे ऑप्शन जानते हैं। चंडीगढ़ तो एक केंद्र यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है ये आपको बताना पड़ेगा। विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग किस सवाल के ऊपर। कहता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का कहाँ आयोजन किया गया? तो इसको आयोजन किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल। यस, भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी सेसेक्स में खेलने का करार कर लिया है? काउंटी क्रिकेट में खेलने का करार निम्न में से किस खिलाड़ी ने किया है? तो काउंटी क्रिकेट खेलने का करार जो है चेतेश्वर पुजारा ने किया है। ए आंसर इसका आता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? डियर चाइल्ड, डेमोक्रेसी रिपोर्ट है वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये एक पहली तो बात आपको पता होना चाहिए कि जो वीडेम है ये एक स्वीडिश संस्था है, और स्वीडिश की एक गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान द्वारा जारी की जाती है। कौन सी? गोथेनबर्ग
विश्वविद्यालय द्वारा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट है ये स्वीडिश द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? स्वीडिश के द्वारा। अब ये स्वीडिश जो है इसमें भी एक विश्वविद्यालय है। कौन सा विद्यालय है? गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय। गोथेनबर्ग गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो उसके एक संस्थान है वीडेम, जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। डेमोक्रेसी किस राज्य देश में कैसी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भारत का 202 देशों में जब आकलन किया गया, कौन सा स्थान आया? 93वां स्थान आया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। डियर चाइल्ड, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक का नाम। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस सवाल का नाम आता है रत्नाकर सेठी। कौन आता है? रत्नाकर सेठी। सेठी। अब वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाया जाता है। अगला सवाल। यस डियर चाइल्ड, कहता है भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुरुआत कहां किया गया? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत कहां की गई? भारत के पहले। तो थापनगर झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। तो आंसर क्या जाता है? डी जाता है। थापनगर किस राज्य में है? झारखंड में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यस, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। जो अपने स्कूल है, देखो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपने स्कूल है अच्छे तरीके से उनको ही क्या नहीं किया जा रहा, तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। बाकी इम्प्लीमेंट करेगी, ड्रोन स्कूल चलाएंगे, ठीक है। ड्रोन स्कूल चलाया जा रहा है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? मध्य प्रदेश से है। तो इसने इसका उद्घाटन भी कहाँ किया होगा? मध्य प्रदेश में ही किया होगा। कहाँ किया होगा? मध्य प्रदेश में इसने इसका उद्घाटन किया होगा। ऐसे 20 स्कूल खोलने की योजना है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस डियर चाइल्ड, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के में किस राज्य को पहला स्थान मिला? किस राज्य को पहला स्थान मिला? कहता है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? डियर चाइल्ड, स्कॉच स्टेट रैंकिंग मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कानून व्यवस्था और बाकी सब चीजें क्या हैं? बेहतरीन लेवल पर होती हैं। तो वहां जो है एक रैंकिंग प्रदान की गई। उस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश रहा है। अगर कोई दूसरे स्थान पर पूछे तो पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर कौन पूछे तो कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? कहता है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। लेबर का इंडिया के डेवलपमेंट में क्या जो है भागीदारी है, ठीक है, क्या रोल है? रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा समझने की क्षमता हो, यानी कि थोड़ा बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप अगर पढ़े केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो उसी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, इसलिए इस सवाल का आंसर आता है 1। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र, ध्यान देना, तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है। हम लोग यहां देख सकते हैं कि चारों के चारों समुद्र के किनारे हैं, तो हम लोग तुक्का तो मार नहीं सकते। लेकिन अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा जो वर्तमान में कोशिश
की जा रही कि सबसे ज्यादा किस में बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को प्लांटेशन किया जाए, तो उस सवाल का आंसर आता है डी, तमिलनाडु। या इस सवाल का आंसर क्या आता है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां हुआ? तमिलनाडु में आया। तो इस सवाल का आंसर तमिलनाडु। अब एक सवाल मेरे याद आ रहा है बच्चे, पहला तैरता हुआ परमाणु बिजली घर किस देश के द्वारा बनाया गया? नोट कर लेंगे। पहला तैरता हुआ परमाणु बिजली घर किस देश द्वारा बनाया गया था? तो उस देश का नाम है रूस। पहला तैरता हुआ परमाणु बिजली घर किसके द्वारा बनाया गया था? रूस के। अब मुद्दा आता है, मैं कहता हूं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित होती है? सौर ऊर्जा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित होती है? सौर ऊर्जा, ये प्लेट्स लगी होती है ना, उनकी बात चल रही है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा होती है। तो कह सकते हैं आप राजस्थान। कौन सा? पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे पर आता है गुजरात। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का नाम सुना होगा, तो पवन ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा बनती है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, कहते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आप पूछेंगे भैया 16 मार्च से ही क्यों मनाया जाता है? 16 मार्च से टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप समझ लीजिए, 16 मार्च 1955 में, 16 मार्च 1995 में, 16 मार्च 1995 में, 16 मार्च 1995 में पोलियो की पहली ओरल खुराक दी गई थी भारत में। ओरल खुराक दी गई थी। पहली ओरल का मतलब मुंह में डालने वाली पहली ओरल खुराक दी गई थी 16 मार्च 1995 में। उसी उपलक्ष्य में जो है भारत ने क्या किया, 16 मार्च को ही क्या मनाना शुरू कर दिया? हाँ, वैक्सीनेशन डे मनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, कहता हाल ही में किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? डोर स्टेप डिलीवरी, देखो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी एक दिल्ली में भी डोर स्टेप्स डिलीवरी पे कह रहे थे कि हम लोग खाद्यान्न होम डोर टू डोर पहुंचाएंगे। अब कई सारे राजनेताओं ने, या मैं कहूँ आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमको दिल्ली को केंद्र सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी है, तो इसलिए उस प्रोग्राम को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। खैर, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हाल ही में किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो वो है बिहार पहला राज्य है। कौन सा राज्य बना? बिहार पहला राज्य बना। जो क्या बताएगा डोर स्टेप डिलीवरी किसकी करेगा? मुद्दा यह है डोर स्टेप डिलीवरी किसकी करेगा। तो ये डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। ठीक है नहीं, डिजिटल जो आपकी भूमि दस्तावेज है उनकी डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी करने वाली दूसरी भारत की दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी। वैसे सबके नाम ज्यादातर क्या हैं? भारत के ही हैं। तो क्या क्या नाम दिए इसमें बेटे? मिताली राज दिया, हीथ नाइट दिया, झूलन गोस्वामी। तो भारत की जो, अब सवाल भी इसलिए होगा क्योंकि अब भारतीय महिला है। तो भारतीय महिला कौन है? मिताली राज, जिसके द्वारा क्या किया गया बच्चे? सबसे ज्यादा मैच खेले, सबसे ज्यादा कप्तान के तौर पर इसने मैच खेल दिया, 24 अब तक खेल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिताली राज इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहता है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एसपीआई स्ट्रेंथिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना लागू कर रहा है? तो आप सवाल को अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आप फार्मास्यूटिकल है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये किससे रिलेटेड होगी? दवाई वगैरह से रिलेटेड होगी। तो यहां इस सवाल का आंसर क्या आएगा? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।
तो बी आंसर आएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है क्या कर रहा है, एसपीआई लागू कर रहा है। ठीक है, इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो फार्मेसी कंपनियां हैं उनको और ज्यादा क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। तो आपके लिए यहां एक बात याद करने की है कि बताइए रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो उसका नाम है मनसुख। मनसुख कौन है, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। डियर चाइल्ड, कहता राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। कहता राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार के अंतर कार्य करता है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस सवाल का आंसर रहता है सी आंसर आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाया जाएगा। यस, कहता हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। तो चाय की जगह क्या कर लो, चाय श्रमिक कल्याण। तो जितने भी राज्य इन सब में चाय तो उत्पन्न होती है, लेकिन इस सवाल का जो आंसर होता है वो क्या होता है, त्रिपुरा। कौन सा क्या होता है, त्रिपुरा। उसने कहा जितने भी चाय श्रमिक हैं उन 7,000 चाय श्रमिकों को 85 करोड़ रुपए की सुविधा प्रदान की जाएगी, 85 करोड़ रुपए की, ताकि वो लोग अपने जीवन यापन को अच्छे से कर सके। तो त्रिपुरा इस सवाल का आंसर आता है। अगला सवाल कहता हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। तो नाबार्ड के विषय में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक दिन बताया था। नाबार्ड क्या है बेटे, नाबार्ड रिजर्व बैंक की एकमात्र अनुषंगिक संस्था है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार के फंड प्रदान करती है। तो यहाँ ये भी एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है, मछली उत्पादन। ठीक है, तो ये उड़ीसा, कब, उड़ीसा कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा ने ऐसा समझौता किया है। तो उड़ीसा का गठन किस राज्य से हुआ, उड़ीसा का गठन कब हुआ। तो उड़ीसा का जो गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ। उड़ीसा किस राज्य से अलग हुआ, तो बिहार से अलग हुआ। उड़ीसा किस राज्य से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट वन, यस, वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है। देखो नुगे रूस में सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है, या विश्व में सबसे ज्यादा निम्न में से किस चीज का को दिया जाता है रूस के द्वारा। तो रूस के द्वारा सबसे ज्यादा कच्चा तेल कौन सा होता है, कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा रूस के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट वन, यस, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन के लिए अधिकार और शक्ति प्रदान करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग 4 में है। कितने में है, भाग 4 में। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इनका उल्लेख है, और इनको आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। लेकिन यहां सवाल है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का। तो ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें लिखी गई है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 में, अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन होता है। डियर चाइल्ड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जो कमियां होंगी उनको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं पुनः ब्रेक के बाद।